नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम सब जानते हैं और आप भी हमसे जुड़े हुए हैं, अच्छे तरह से ये जानते हैं कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा समाज से जुड़े हुए सारी गतिविधियों से सरोकार रखता है, साथ ही साथ सामाजिक उत्थान में हर प्रकार से सहायता देने का प्रयास हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का है। इसके साथ ही जो विभिन्न प्रकार के दिवस हम मनाते रहते हैं पूरे साल भर में, उन हर दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। न्याय अपने आप में इंसान की मूलभूत आवश्यकता है। ऐसे में दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध, व्यापारिक समस्याएं, विभिन्न देशों के बीच सीमा और अन्य विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय व्यवस्था की दरकार को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। इस वजह से प्रतिवर्ष 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इसमें दो या अधिक देशों के बीच सीमा या अन्य किसी भी तरह के विवादों, युद्ध के अपराध के शिकार लोगों, मानवता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों आदि से निपटकर न्याय स्थापित करने हेतु लोगों को जागरूक किया जाता है। इस वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए और बहुत ढेर सारा ज्ञान अर्जन करने के लिए हमारे बीच में हैं डॉक्टर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोरा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। इससे पूर्व कि हम सर से इस विषय पर कुछ बातें करें, सर का एक छोटा सा तारुफ आपसे साझा करूंगी। वैसे सर के विषय में कुछ भी कहना या बताना सूर्य को दिए दिखाने के समान है, लेकिन चूंकि ये आपसे मैं रूबरू हूँ तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको उनके विषय में बताऊं जो कि आपको आज इतना सारा ज्ञान देने वाले हैं। डॉक्टर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोरा जी ने वर्ष 1982 में लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1984 में भारतीय विधि संस्थान नई दिल्ली से श्रम कानून में स्नातकोत्तर किया और सत्र 1983-85 में लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातकोत्तर भी किया। आपको लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 1985 में पंडित जगमोहन नाथचक मेमोरियल गोल्ड मेडल तथा वर्ष 2013 में जगदीश प्रसाद लीगल रिसर्च गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। आपने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच और सुप्रीम कोर्ट में सेवा, संवैधानिक, शैक्षिक अनुबंध और भूमि अधिग्रहण मामलों में वकालत की है। आपने उत्तर प्रदेश में एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोरा जी को 13 अप्रैल 2009 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया था। उन्होंने 24 दिसंबर 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 19 जून 2019 को आप सेवानिवृत्त हुए। आपको 20 जुलाई 2019 को यूपी रियल एस्टेट अपीलिंग न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य एसजीपीजीआई में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ में के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई हैं। इतने सारे गुणों के धनी डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में आप अपने ज्ञान के ज़रिए हम लोगों को और सारे हमारे जुड़े हुए दोस्तों को जागरूक करने आए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हम आपसे करेंगे कि आपके लिए सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है और एक सामान्य व्यक्ति अपने देश में इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? देखिए, किसी देश का संचालन उसके संविधान से होता है और हमारे संविधान की जो विशेषता है ये इसके 4 स्तंभ हैं, जिसमें जस्टिस, जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड फिनिटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन की बात करता है जी। इस चारों स्तंभों को, जो कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारे उसका जिसको हम कहते हैं सोल है, और
को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हुई, जिसमें कि उससे पहले हमारे इसी संविधान में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एवं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि 92वें से संशोधन के द्वारा उसमें उसको समावित किया गया है, के साथ साथ वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं। जी जी। स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, गवर्नर है, राष्ट्रपति है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। ये सारी इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए 3 अंग आए। लेजिस्लेचर जिसका कार्य है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव है जिसका पालन करना, और जुडिशरी है उस पर एज ए वॉचडॉग होकर बैठना, देखना कि ये दोनों संस्थाएं न्याय और संविधान के उसके परिधि में कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जी। अब अगर हमारा संविधान देखिए, जो अगर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए, तो वो सारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन प्रदान करने के हर नागरिक को प्रदान करती हैं। जी। इसी प्रकार से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो समावेश किया, अगर आप उनको उठा के देखें तो हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि उसको पालन करे। जी। चाहे उस संविधान का पालन करना हो, चाहे नेशनल फ्लैग का हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे इस तरह की 11 ड्यूटीज़ उसमें उनको समाहित किया गया। जी। अगर आप इन सबको देखते हुए अब सोशल जस्टिस की जब बात आती है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आती है राज्य सरकार पे, जो वेरियस स्कीम्स के द्वारा, वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा समाज में आवश्यकताओं के अनुसार नई नई स्कीम्स लाते हैं, नए कानून लाते हैं, और जिससे कि लाभ समाज को, जनमानस को प्राप्त हो सके। जी। और जब इसमें कहीं उल्लंघन होता है तो वहाँ पे फिर न्यायिक संस्थान आते हैं, जिससे कि आप उसको उन जो भी व्यवधान है उनको दूर कर सकें। जी डॉक्टर साहब, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि दुनिया में इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ी और गंभीर सामाजिक न्याय के मुद्दे क्या हैं और उनसे प्रभावी ढंग से किस प्रकार से निपटा जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है लोगों का शिक्षित ना होना। जी, अशिक्षा। अगर शिक्षा है एक ऐसा टूल है जो व्यक्ति को अपने जीवन में डेवलपमेंट, चाहे उसका व्यक्तिगत हो विकास या देश समाज का, उसमें उसका योगदान होता है। जी। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा, जब शिक्षा होगी तो उससे ही रोजगार जनरेट होंगे। जी। तो वो सबल होगा और अच्छे कार्य को कर सकेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिक्षा का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि हमारे यहाँ संविधान के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के द्वारा, जिसकी वजह से उसको कंपल्सरी एजुकेशन किया गया बच्चों के लिए, और इसका आगे जितना भी हम, जैसे अब आप देखिए कि बहुत से अपने गवर्नमेंट में स्कीम लाए कि साहब बच्चे स्कूल में मिड डे मील किया गया। आप कई बजे देखिएगा कि साहब बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल भेजे जा रहे हैं कि साहब उनको मिड डे मील मिलेगा, पढ़ने से कोई लेना देना नहीं। जी। कंपल्सरी ये ज़रूरत, आवश्यकता है इस बात की कि इंश्योर किया जाए कि वो बच्चा पढ़े, उसके रिजल्ट को देखिए। आप ऐसे जो कि थोड़ा सा विषय इधर हो जाएगा। जी। जो इत्तेफाक से हमारी पत्नी आ गई, इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया। जी। देन उस बच्चे की शिक्षा को अडॉप्ट करने में उन्होंने ये देखा कि उस बच्चे का रिजल्ट, उसका हर महीने का क्या है, उसके नंबर क्या आ रहे हैं। तो हम जब जो भी स्कीम ला रहे हैं, जो भी अधिकारी उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसका ये आवश्यक है कि वो बच्चा सिर्फ खाना ही खाने आया था या उसकी पढ़ाई और उस पढ़ाई में कुछ अचीव भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जब तक शिक्षा एक वो टूल है जो हम प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक आने वाले, आज हम जाएंगे, जनरेशन टेक ओवर करेगी, तो वो जनरेशन जो आ रही है वो किन गुणों को लेके आ रही है, किन संस्कारों को लेके आ रही है। तो शिक्षा संस्कारों को भी देती है। जी जी। हमें अपने राष्ट्र को समझने की भी का क्षमता प्रदान करती है, और हम अपने जीवन को कैसे सफल जी सकें उसका भी राह दिखाती है। जी जी। तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद है खाना। जब खाना ही नहीं तो आदमी पढ़ने किससे जाएगा। तो स्कीम्स बहुत अच्छी आई, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। लेकिन अगर जैसा आपने सुना होगा कोरोना काल में साहब राशन तो ले आए लेकिन जाके बेच दिया। जी बिल्कुल। तो अगर इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी तो स्कीम, इतनी अच्छी स्कीम्स हैं लेकिन उनका जो लाभार्थी हैं अगर उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, तो वो फिर उसका
उपयोग लाभ नहीं है, लाभ बिल्कुल नहीं लाभ मिल नहीं है लाभ जी। नहीं मिल पाएगा। जी तो मॉनिटरिंग इज नेसेसरी। जी। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है हमारा कि समाज में सामाजिक और जो आर्थिक असमानता है उसको खत्म करने के लिए न्याय प्रणाली सक्रिय रूप में कैसे काम करती है? देखिए, आर्थिक समानता एक ऐसा विषय है जी, कि ये अपने भारतवर्ष में थोड़ा सा जिसमें बात करना थोड़ा मुश्किल है इस विषय में। नहीं, वो आप कहीं भी किसी भी उसमें जाइएगा कि देखिए आर्थिक संपन्नता आदमी की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे कैपेबिलिटी डिपेंड पे है। है, बिल्कुल जी। अब हम काम ही ना करें, अगर वो हम जैसे वो एक किस्सा है कि साहब एक कुम्हार था, घड़े बेच रहा था, जी सो रहा था, किसी ने कहा कि भाई तुम सो क्यों रहे हो, घड़ी क्यों नहीं, तो आवाज़ लगाओ तो क्या होगा साहब, ज़्यादा बिकेगा तो फिर क्या होगा, तुम दुकान बढ़ा लोगे, फिर क्या होगा, तो तुम्हारा सुख की जीवन जियोगे। तो बोले सुख के जीवन तो सो रहा हूँ। तो अगर ये भाव है तब तो फिर बात ही दूसरी है। तो ये बढ़ने के, जब तक हम बढ़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे, आप बहुत से आपने देखे होंगे आज की तारीख में कि कितने लोगों ने एक छोटी सी दुकान लेके बैठे थे और एक बहुत बड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट बना लिया, और अभी तो वो क्या NBA चाय वाला और पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने अपनी उसकी शिक्षा को सदुपयोग किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये आर्थिक जो है आपके इंडिविजुअल उस पर डिपेंड करता है। अब आपको गवर्नमेंट तो आपको नहीं कर सकेगी कि आर्थिक रूप से सबल बनाए, अपॉर्चुनिटी ही दे सकती है। बिल्कुल, ये तो हो गई हमारी जो सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने की बात। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जनता को उनके अधिकारों और सामाजिक न्याय के महत्व में शिक्षित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? एज फार एज कोर्ट्स की कंसर्न है और स्टेट गवर्नमेंट का जिसमें योगदान है, तो यहाँ लीगल एड सोसाइटी है, जिसमें कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसके पैटर्न होते हैं, सीनियर जज जो होते हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लीगल एड प्रोग्राम्स चलते हैं, लोक अदालत लगाई जाती हैं, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है और प्रयत्न ये किया जाता है कि समझौते से इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। जी, अगर कोई चीज़ समझौते से रिजॉल्व होती है तो उसमें अपील में जाने का प्रावधान नहीं होता है और एक विन विन कंडीशन होती है, दोनों पीस ऑफ माइंड प्राप्त करते हैं। जी, तो उसका प्रचार प्रसार डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में डीएम के द्वारा भी किया जाता है। और उसके अलावा उस पर स्पेशली रूरल एरिया में हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हैं उसके जो जाके उसको शिक्षित करते हैं लोगों को उनके अधिकारों का, और कैसे वो अपने अधिकार के लिए किस फोरम में और किसके द्वारा जा सकते हैं। फ्री लीगल एड की व्यवस्था की जाती है, जो उनके पास नहीं वकील साहब का फीस दे सकते हैं या उसके ज्ञान नहीं है तो उसको फ्री लीगल एड की भी व्यवस्था है। तो शिक्षा को भी किया जा रहा है और उसको जो साधन है उनको भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जब ये बात यहाँ अधिकारों के प्रति जागरूकता की हुई तो एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि सोशल मीडिया की क्या भूमिका है? क्या सोशल मीडिया एक जरिया बन सकता है कि हम लोगों को उनके अधिकारों के विषय में जागरूक करें, शिक्षित करें? 100% हो सकता है, इसका रोल है। और जब भी लोक अदालत ऑर्गेनाइज़ की जाती है, हर 3 महीने में एक बार लोक अदालत ऑर्गेनाइज़ की जाती है, हज़ारों मुकदमे उसमें लाखों रादर आप कहेंगे कि उसका डिस्पोजल होता है और उसका सोशल मीडिया पे, टीवी पे भी प्रचार प्रसार किया जाता है। जी जी। बट इसका और इफेक्टिव रोल हो सकता है, जैसे मीडिएशन सेंटर होते हैं हमारे हाई कोर्ट में हैं, अन्य फोरम्स में जहाँ पे ट्रेंड मीडिएटर होते हैं जिनका काम होता है कि दोनों पक्षों को समझाना, जी, उनको मोटिवेट नहीं करना है कि आप क्या इसमें निर्णय लेंगे, दोनों पक्षों को समझा के एज ए कैटलिस्ट वर्क करके और उसको वो स्वयं तय करते हैं कि अपना क्या उनका अल्टीमेटली कैसे रिजॉल्व करना चाहते हैं और उसको रिजॉल्व करके फिर कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है और कोर्ट उस पर मोहर लगाता है कि हाँ इसको इस टर्म्स में डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जी, तो इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और भी करके इसको लाभ लिया जा सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब की इस बात से हम पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि सोशल मीडिया भी एक बेहतर ज़रिया हो सकता है कि लोगों को कानून के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में हम जागरूक कर सकें, शिक्षित कर सकें। उसका उदाहरण हमारे सामने है कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत हम डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं, न्यायमूर्ति हैं और वो इतनी ज़रूरत की बातें, इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें किस प्रकार से जागरूक
जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति, वो भी हमें बता रहे हैं। तो सोशल मीडिया को भी इस मंच के माध्यम से हम प्रणाम करते हैं कि एक ये ज़बरदस्त मीडिया है, ज़बरदस्त मंच है, जिसके ज़रिए हम हर तबके के इंसान को जागरूक कर सकते हैं उनके अधिकारों के लिए। डॉक्टर साहब, न्याय प्रणाली में सभी पक्षों का उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बगैर उचित और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी रणनीतियां लागू की जा सकती हैं? देखिए, समय बदला, पहले ट्रेडिशनल कोर्ट होते थे जी। अब डिजिटल कोर्ट होने लगे हैं। मैं जिस फोरम में बैठा हूँ सर, जनवरी 2022 से हम टोटल पेपरलेस हैं और इसके साथ साथ हमारे पास जो हमारे पास जो कि अलॉटी एंड द प्रोमोटर होते हैं, तो हमने प्रोमोटर को तो नहीं परमिट किया है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू है, लेकिन अलॉटी को ये हमने दिया है कि वो अपनी, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड देन वी प्रोवाइड अ लिंक एंड हमारे कोर्ट रूम में पूर्ण व्यवस्था है कि हम उनको सामने अपने वर्चुअल हियरिंग कर सकें। जी। तो समय के अनुसार चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, और उससे उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी रनिंग कास्ट बहुत कम हुई। जो इतना पेपर जो पब्लिक का वेस्ट हो रहा है, टाइपिंग हो रही, मैन पावर उसमें इस्तेमाल हो रही है। जैसे हमारी जो हम 10 आदमियों से काम चलाते थे, अब पेपरलेस होने की वजह से हमारे आदमियों की रिक्वायरमेंट कम हो गई। वो बात दूसरी के नाम हमें विशेष प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जो एक क्लर्क है वो नहीं चाहिए, अब हमको ऐसा आदमी चाहिए जो उसको कंप्यूटर सेवी भी है, तो जो अब जो शिक्षा ग्रहण करके मतलब एक रोज़गार डिफरेंट लेवल का और अच्छे लेवल का प्राप्त हो रहा है, प्लस लोगों को उसका लाभ हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी सुप्रीम कोर्ट में भी अपनाई जा रही है, अदर हाई कोर्ट्स में भी अपनाई जा रही है, और इसका लोगों को लाभ हो रहा है जी। और इससे तुरंत जैसे कि हमने फीचर ऐड किया है कि जब भी कोई अपील फाइल होगी तो चूँकि नीचे से आ रही है तो उसकी डिटेल्स हैं, उसकी ईमेल आईडीज़ हैं, उसका वो तो जैसे ही वो अपलोड करेगा तो उसके पास इमीडिएटली लिंक जाता है। तो कोर्ट के सामने टेकअप होने से पहले ही उसके पास सूचना है, ही कैन सी द इंटायर डॉक्यूमेंट, अपना जवाब दे सकता है। और शायद मैं उम्मीद करता हूँ एक दिन वो आएगा कि जिस दिन पहले दिन पर ही फाइनल हियरिंग हो सकेगी कि वो नोटिस इशू हुआ और नोटिस के बाद फिर वो आए, 2-4 डेट लगी। तो इसका मुझे लगता है वो दिन बहुत दूर नहीं है कि हमारी न्याय प्रणाली में जो लोगों को उंगली उठाते हैं कि वो इतना विलम्ब हो रहा है। विलम्ब के कई कारण होते हैं, उसमें हमारे वकील भाइयों का भी बड़ा योगदान होता है। जब तक वो तैयार नहीं बहस करने के लिए तो कोर्ट चाहे कितने भी एफर्ट्स करे, कैसे करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो बट चीज़ें चेंज हो रही हैं जी। और ये जो लोगों ने कह रखा है, देखिए जिसके पक्ष में ऑर्डर वो तो चाहेगा ही नहीं कि वो मुकदमा तय हो, उसको ऑर्डर मिला रहे हैं जी। बट समय के अनुसार चीज़ों को, अपनी विचारधारा, मानसिकता को बदलना और बदलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है जी। सर, जब बात न्याय की, अपराध की, कानून की बात होती है तो जो एक वर्ग हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आता है, सबसे पहले वो होता है कि आजकल छोटे बच्चों के साथ भी कुछ घृणित कार्य हो रहे हैं, जैसे कि उनका यौन शोषण होना, शारीरिक शोषण होना, या बाल अपराध है, या उनसे बाल जो मजदूरी करवाई जा रही है, या वो महिलाएं जो बिल्कुल अशिक्षित हैं। जैसे कि आपने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि शिक्षा हमारी मूलभूत ज़रूरत है और शिक्षित होना ज़रूरत है, तो उन छोटे बच्चों को कैसे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराया जाए, या उनको कैसे सही या गलत है, या उनके लिए किस तरह के नियम बनाए गए हैं, इसको बताने की, उन तक बताने की मतलब क्या एक ज़रिया या तरीक़ा हो सकता है? क्या स्कूलों में कुछ इस तरह की क्लासेस या कुछ इस तरह के लोगों को वहाँ अपॉइंट किया जाए जो उन बच्चों को ये बात बताएं या घर घर जाकर बताएं? क्योंकि बहुत से बच्चे जान ही नहीं पाते कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें तो इंडियन एकेडमी ऑफ पेट्रियोटिक्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रही है सर, और दे रन प्रोग्राम। स्कूल में जाते हैं, उनकी पूरी टीम जाती है, वहाँ पे वो बच्चों से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं और उनको सेंसिटाइज करते हैं और उनको उस ढंग से उनको समझाते हैं कि अगर उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत हो रहा है तो कैसे उनको किसको अप्रोच करना है। जी। तो
देयर आर पीपल, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो इस चीज़ के ऑलरेडी केयर कर रहे हैं। इसके अलावा जुवेनाइल बोर्ड्स हैं, आपका पॉक्सो एक्ट में तो सफिशिएंट प्रोविजंस हैं और उसमें फर्दर अमेंडमेंट की बात चल रही है। जी तो जी देयर आर प्रोविजंस, द ओनली थिंग इज़ हाउ इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। एंड बहुत से एनजीओज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा उस पर काम कर रहे हैं, जी। चाहे वो बच्चों से हो, चाहे विमेन से हो, या अदर इश्यूज़ हैं। पीपल आर डूइंग इट, बट बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जी। तो नेचुरली वो रीच थोड़ा सा कम हो जाती है। जी, हमारे इस मीडिया पे, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी होंगी, तो मैं उस तबके की महिलाओं की बात कर रही हूँ जो कि बहुत ही रूरल एरियाज़ की हैं। उन्हें ये दिन प्रतिदिन वो प्रताड़नाओं का शिकार हो रही हैं, या पत्नियों से गृह कलेश, या पतियों से पिटाई उनकी हो रही है, मार खा रही हैं, पर वो कानून तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या वो अपनी शिकायत कहाँ करें। क्या कुछ इस तरह की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में, पिछड़े इलाकों में अभी पहुंची है? मेरे ख्याल में लेडी पुलिस का तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल हो गया है। इसका महिला थाना भी अलग से इस्टेब्लिश किए गए हैं, और हर थाने में भी पोस्टिंग अलग से की गई है। जी तो प्रोविज़न है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, देश बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जी। तो बट देयर आर प्रोविजंस। Yes. ऐसा नहीं है कि वो वही चीज़ है कि उस लेडी में जब तक इसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमें इसको फाइट करना है, जिस दिन वो भाव आ जाएगा तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। बहुत सही बात डॉक्टर साहब ने कही। जो महिलाएं हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं, उनको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानना चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। और जैसे कि सर ने बताया कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो अगर आपको उस राह पे जाना है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अब इसको आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कानून आपके लिए है, देश की पुलिस आपके लिए है। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं। सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक न्याय पर आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका अन्य संस्थानों और संगठनों के साथ मिलकर किस तरह से सहयोग कर रही है? वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, और लोगों के पार्टिसिपेशंस में इनवाइट किए जाते हैं, जिससे कि वो अपने व्यूज़ रख सकें और उनके व्यूज़ का समाधान उसी कॉन्फ्रेंस में, वर्कशॉप में किया जा सके। जी। हमारे यहाँ जुडिशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं, उनको अच्छे स्पीकर्स को बुला के और जो उस विषय से उनको सेंसिटाइज कर सके, उनको किया जाता है। हमारे यहाँ नेशनल जुडिशल एकेडमी है, जहाँ पे वेरियस इश्यूज़ पे एवरी वीकेंड जो है वो देश से रिस्पेक्टिव जजेस को जो है नॉमिनेट करके वहाँ के चीफ जस्टिस भेजते हैं, और रेगुलर प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे वहाँ कॉन्फ्रेंस, वहाँ इंटरेक्शन होता है अमेक्स जजेस को। जी जी। तो इश्यूज़ जो हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है, जिनको उसमें निर्णयों के देना है, तो उनको इतना सेंसिटाइज किया जाता है जिससे कि वो इश्यूज़ से अवेयर रहें, जी जी, एकेडमिकली रहें। फिर जजमेंट्स आते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, तो जो नीचे के जो अदालतें हैं उनके लिए गाइडलाइंस हो जाती है। जी। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम बात करते हैं वयस्क लड़कियों की या वयस्क लड़कों की जो डिग्री में आ जाते हैं, कुछ एनएसएस और एनसीसी के ज़रिए छोटी मोटी इस तरह की वन डे प्रोग्राम या वर्कशॉप होती हैं, जिनके माध्यम से कुछ ऐसे वकील और कुछ लोग ऐसे आकर उनको बताते हैं उनके अधिकारों के। क्या आप ये मतलब इस बात पे आपकी क्या राय है कि उनकी कोर्स के साथ एक ऐसा एक छोटा पेपर होना चाहिए कि जिसमें उनके अधिकारों के बारे में भी उनको जानकारी हो? यू मीन कोर्स या कोर्स? कोर्स में तो इस तरह की आवश्यकता है, जो कि उनके एकेडमिक्स में उसको समय पे उनको जब उचित कक्षा में आ जाएं, जिससे कि वो अंडरस्टैंडिंग हो जी, और उसको समझ सकें। और अच्छे अब तो कई स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो कि उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको कैरियर काउंसलिंग के अलावा अन्य उसके जो भी स्ट्रेसेस होते हैं भाई, चाहे वो घर का इशू हो, चाहे वो किसी ने आपस में रैगिंग करके किसी को उसको, जी, तो वो अब तो एंटी रैगिंग सेल्स कॉलेज में मैंडेटरी हो गए हैं। जी जी,
साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, जी, जो जी। उन बच्चों को सही समय पर राय दे सकें और उनका मार्गदर्शन कर सकें। जी, हमारे चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसे स्कूल कॉलेजेस भी जुड़े होंगे, तो उनसे अपील करूंगी डॉक्टर साहब की बात को रखते हुए कि अपने कॉलेज में एक हेल्प डेस्क बनाएं, जिस पर आप किसी साइकोलॉजिस्ट को बैठाएं या फिर उसको किसी ऐसी जगह से लिंक करें जो कि उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक कर सके। चलते चलते हम आपसे फिर से वही सवाल दोहराना चाहेंगे, क्योंकि ये समय की मांग है कि जनता को, जो हमारी आम जनता है, उसके अधिकारों और सामाजिक न्याय के महत्व में शिक्षित करने के लिए कौन से तरीके हम और अपनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे लीगल एड सोसाइटी जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से इसको संपादन कर रही है और उसके वेरियस प्रोग्राम होते हैं। उसमें लोगों का बहुत ही जैसे मेगा लोक अदालत जब करते हैं तो उसके में लोगों को अवेयर करने का मतलब समझौते से मुकदमे तो सुलझाने के अतिरिक्त वहाँ पे जो भी और एकेडमिक एक्सरसाइज होती है तो लोगों को उसमें इसका ज्ञान दिया जाता है कि जिससे कि वो जान सकें कि उनके अधिकार क्या हैं, फोरम्स क्या हैं और एफर्ट्स बहुत अच्छे जारी हैं और इस दिशा में समय समय पर जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से या कंसर्न चीफ जस्टिस जो हैं ऑफ द स्टेट जो हैं वो डायरेक्शंस देते रहते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल या डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है जी, एंड उसको बहुत ही इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें प्रचार प्रसार लोगों को शिक्षित करने का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से हो रहा है। जी, अब वही कि इच्छा कितनी है हमारे, हम जाके अगर हम जाके नहीं अटेंड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज किया गया, हम नहीं जानना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं तो ज़रूर मतलब एक छोटी सी बात कहेंगे, आप हंसेंगे। नहीं बिल्कुल सर। कि एक साहब थे बहुत ही नास्तिक थे और वो कभी मंदिर के सामने गुजरते तो कान में उंगली लगा लेते थे। वक्त एक ऐसा आया कि एक बार वो गुजर रहे तो उनके पैर में कांटा चुभ गया और वो कांटा निकालने के लिए उन्होंने उंगली अपनी कान से उंगली हटाई और उसको कांटा हटा रहे तो उतनी देर में जो प्रवचन हो रहा था वो उनके कान में जो पड़ा उनका जीवन बदल गया। तो कहने का तात्पर्य है जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी कुछ प्राप्त करेंगे और जब आप सुनना ही नहीं चाहेंगे, पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो फिर आपको फिर भगवान भी मदद नहीं करेगा। जी, जी। डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत बड़ी बात हमें बता दी। इतने बड़े व्यक्तित्व के स्वामी हमारे बीच में बहुत ही सहज और सरल तरीके से हमें हमारा क्या कानून है, क्या हमारी न्याय व्यवस्था है, क्या हमारे अधिकार हैं, उसके साथ साथ उन्होंने हमारे कर्तव्य क्या हैं ये भी समझने के लिए हमको आगाह किया है। एक बहुत व्यक्तिगत सवाल आपसे करूँगी। जैसे जब आपका परिचय दे रही थी तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आपकी जो धर्मपत्नी हैं वो SGPGI में बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, ये बैलेंस, ये कैसे संतुलन न्याय और चिकित्सा का साथ साथ इतने सालों से चलता आ रहा है, घर में भी और वर्क फील्ड में भी? इस पे हम एक ही बात करेंगे, थिंग्स जैसे मैरिजेस आर मेड इन हेवन, यस, तो उस पर हमारा कोई रोल नहीं। तो जो ऊपर वाले ने तय करके हमको साथ लाए हैं तो फिर ऊपर वाला भी अच्छी ज़िंदगी चला देता है, हम सब माध्यम ही होकर रह जाते जी, जी। बिल्कुल, आप हमारे बीच आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा करी। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है और ये मान के चलिए कि हमारे देश का संविधान दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट संविधानों में से है। इतने अच्छे प्रावधान हैं, सरकार इतने अच्छे स्कीम्स ला रही है। ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि आप उसको किस ढंग से, पॉजिटिव ढंग से उसका सदुपयोग करें और सुविधाओं को या जो पॉलिसीज़ हैं उसको दुरुपयोग मत करें, तो एक अच्छे समाज की संरचना होगी और लोग सुखी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके हमारे बीच में न्यायमूर्ति डॉक्टर देवेंद्र कुमार अरोरा जी, जिन्हें कि हमने आपसे रूबरू कराया। बहुत ढेर सारी ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें जो कि अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं थी, आपने हमसे साझा की। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए, हम विशेष दिवसों पर आपसे यूं ही मिलते रहेंगे और इसी प्रकार के उच्च व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों से आपकी मुलाकात कराएंगे, आपको ज्ञानार्जन करवाएंगे और साथ ही साथ
इस तरह के गंभीर, महत्वपूर्ण और अनछुए मुद्दों पर हम आपसे बातचीत करेंगे। नमस्कार।